सबसे पहले एक सिंपल सा रिलेशन लेके चलते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट क्वेश्चन से शुरुआत करा रहा हूं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। पहला रिलेशन हमको गिवन है जो आपके सामने है। अब इसमें हाफ एम वी स्क्वायर आप देखते हैं और मालूम भी है आप लोगों को कि ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। और दूसरी वाली कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब मैथमेटिकली अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और किसी सर्टेन हाइट पर है, मान लीजिए हवा में है कोई बॉडी और वो मूव कर रही है, मैं सिंपल लैंग्वेज और सिंपल उदाहरण के साथ आपको समझा रहा हूँ। एक एरोप्लेन है, इट इज फ्लाइंग इन द स्काई। अब एरोप्लेन हाइट पर है तो कौन सी एनर्जी उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी। अब एरोप्लेन मोशन में भी है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग भी हो सकता है, कोई ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। हमको वो चीज़ कंसिडर नहीं करनी, ये ध्यान रखें। डायमेंशनल एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड टू, डायमेंशनल एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड टू न्यूमरल वैल्यू। यहां पर न्यूमरल वैल्यू से हमको कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखें। डायमेंशनल एनालिसिस से सिर्फ ये चेक किया जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एलएचएस का जो यूनिट है, क्या वही यूनिट आरएचएस का है? अगर एलएचएस का यूनिट और आरएचएस का यूनिट दोनों सेम है, इन दैट केस इक्वेशन इज करेक्ट, रिलेशन जो है वो हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर एलएचएस और आरएचएस का जो इक्वेशन जो यूनिट है वो करेक्ट नहीं है, वो सेम नहीं है, तो इन दैट केस द इक्वेशन इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। न्यूमरल वैल्यू से मतलब कुछ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 1/2 जैसे यहाँ लिखा है, ये भी एक नंबर है, नंबर से डायमेंशनल एनालिसिस को कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, इसको पहले सिंपल क्वेश्चन को करने का तरीका आप सीखो कि LHS मैंने लिखा, यहाँ मैंने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूंगा। हाफ नंबर का कोई हमको लेना देना नहीं है, नंबर से कोई रिलेशन नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस का, उसको छोड़ दो। रह गया आपके पास मास और ये हो गया आपका वेलोसिटी का स्क्वायर। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, इसकी पावर 2। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, स्लोली करा रहा हूँ। यहाँ आपने लिखा m L⁻², T⁻⁻²। नाउ दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर LHS। अब हम RHS की बात करते हैं। RHS में अगर आप लेते हैं mgh, आपको गिवन है। m का मतलब क्या है यहाँ पे? मास। g का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h का मतलब क्या है? हाइट। अब यहाँ पे मास की जगह आपने लगा दिया m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन आ रहा है ना, इसमें मेन क्वांटिटी क्या है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन किसी भी चीज की वजह से हो, ग्रेविटी की वजह से हो या किसी और दूसरे फोर्स की वजह से, उससे मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया LT-2 और हाइट का मतलब हो गया लेंथ, ठीक है ना। हाइट का यूनिट होता है मीटर या सेंटीमीटर, तो ये बन गया लेंथ। तो फाइनली L इंटू L क्या बन गया? ML2T-2। अब आप देखो कि डायमेंशन ऑफ RHS और डायमेंशन ऑफ LHS दोनों सेम आ रहा है ना, ML2T-2, ML2T-2। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब द इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन इज करेक्ट और एक्यूरेट, आप कुछ भी बोलो। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिया ये आपको समझाने के लिए, ताकि आप ये बात समझ पाएं कि डायमेंशन में असल में जो एक्यूरेसी हम निकालते हैं उसका मायने क्या है। इट इज़ प्योरली रिलेटेड टू यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला। नंबर से कोई लेना देना नहीं है, चाहे यहाँ 24 लगा दो, चाहे यहाँ 86 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर -24 भी लिखा होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्यूरेसी चेक करने का ये तरीका होता है। कहता है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, यानी कि करेक्टनेस मींस एक्यूरेसी। हमारे पास जो फॉर्मूला दिया है रो 3G/4πRG, ये रिलेशन हमको दिया है, ठीक है। अब एक तो ये रिलेशन ले लेते हैं, एक कोई दूसरा रिलेशन भी ले लेते हैं। T = 2π√L/G। अब मैं पहले आपको ये दोनों क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद आगे का पोर्शन कवर करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि पहले तो हमको इन सिंबल्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन में तो वैसे सिंबल्स का मीनिंग गिवन होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सलाह देता हूँ कि अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम इन सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, हर हाल में पता होना चाहिए। यहाँ पर जो रो है, रो का मतलब होता है डेंसिटी। जो R है, स्मॉल r, इसका मतलब हो गया रेडियस। कैपिटल G का मतलब हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ठीक है। यहाँ पे जी, कैपिटल जी और आर और रो स्मॉल जी। अभी आप जानते हैं हमने अभी करा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या करना है हमको कि ये चेक करना है कि भाई ये रिलेशन ठीक है कि नहीं। फिर से क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों का डायमेंशन निकाल लेंगे। अब सबसे पहले तो सिंपल सा LHS का डायमेंशन लिख देता हूं मैं। रो का मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml-3 मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया ml-3। अब हम RHS की बात करते हैं। RHS 3G अपॉन 4 पाई R कैपिटल G। अब एक चीज यहाँ पे समझो, 3 क्या है, एक नंबर, 4 और पाई क्या है, एक नंबर। नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है, उसको इग्नोर कर दो। तो नंबर अगर हमने इग्नोर कर दिया तो हमारे पास रिलेशन क्या बना, G ओवर R इंटू कैपिटल G। ठीक है ना। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूला हम रखेंगे, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला, और चेक करते हैं कि क्या LHS के बराबर आता है। स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है, LT-2। रेडियस, रेडियस का मतलब लेंथ, इसका डायमेंशन हो गया L। कैपिटल जी, कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कई बार सब बच्चे याद नहीं रख पाते, तो एक तरीका शॉर्ट में बता देता हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाओ, F इज इक्वल टू G m1m2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से कैपिटल G का फॉर्मूला निकालो, F इंटू R स्क्वायर ओवर m1m2। सिंपल। अब F का मतलब फोर्स, R का मतलब डिस्टेंस, M का मतलब मास और m2 का मतलब भी मास। तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। mlt-2 फोर्स का डायमेंशन, और रेडियस का मतलब लेंथ, सॉरी डिस्टेंस का मतलब यहाँ r मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, तो उसकी जगह L स्क्वायर हो गया, और m इंटू एम, एक m से एक m कैंसिल हो गया। ये एक तरीका है जिसको याद जरूर रखो, पिछले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। m से m कैंसिल हो गया, ये m ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, m टू द पावर -1, और L इंटू L टू द पावर 2 क्या बन जाएगा, L टू द पावर 3 और T टू द पावर -2। ठीक है, m ऊपर गया -1, L इंटू L टू द पावर 2 बन गया L टू द पावर 3, और T टू द पावर हो गया -2। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक L से एक L कैंसिल हो गया, T टू द पावर -2 से T टू द पावर -2 ये भी कैंसिल हो गया। अब m टू द पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा m, L टू द पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा -3। फाइनली आंसर कितना आया, ml-3। अब आप देखो LHS का डायमेंशन ml-3, RHS का डायमेंशन भी ml-3। इसका मतलब है इक्वेशन इज करेक्ट। तो लिखना कैसे है, स्टेटमेंट क्या लिखना चाहिए, सिंस द डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, hence the equation is correct। ठीक है, hence the equation is correct। बस सिंपल सा लॉजिक है, दोनों जगह की डायमेंशन सेम हो गई, हमारा आंसर ठीक हो गया। अब ये दूसरा फॉर्मूला जो है यहाँ पर, ये जो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का है। पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है ना, आपने देखा होगा, घड़ी होती है, वॉल क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक, कई ऐसी वॉल क्लॉक्स होती हैं जिसमें पेंडुलम लगा होता है, तो दे आर नोन एज पेंडुलम क्लॉक्स। तो पेंडुलम ऐसे 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 रिवॉल्व करता है, एक बार जाना और एक बार आना, इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक बार जाना और एक बार आना, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है तो उसमें जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। अब जैसे मैंने बताया, ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है। ठीक है ना, तो आपने लिखा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। यहाँ पे जो T है इसका मतलब है टाइम, L का मतलब है लेंथ ऑफ पेंडुलम। आप सिंपल सा लेंथ भी लिख सकते हो तो भी चल जाएगा, और G का मतलब है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे फिर से हम वही तरीका लगाने वाले हैं। LHS क्या डायमेंशन हो गया, T का डायमेंशन हो गया कैपिटल T, टाइम। अब फिर से RHS की बात करते हैं। RHS में हो गया 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। अब 2 पाई अंडर रूट L ओवर G, यहाँ पे 2 पाई देखो क्या हो गया, एक नंबर, नंबर इज
नॉट रिलेटेड टू डायमेंशनल एनालिसिस, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द नंबर और कोफिशिएंट, तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है ना। ऐसे कट करना नहीं है एग्जाम में, बट इग्नोर कर देना है। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, अंडर रूट की जगह आप लगा दो 1/2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ लेंथ, L लगा दिया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बन गया LT-2, ठीक है। नाउ L से L कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप देखो t टू द पावर -2 है, तो t टू द पावर जब ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। 1/2 पहले से लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या बना हमारा, t। अब LHS का डायमेंशन भी t और RHS का डायमेंशन भी t। अब जब दोनों का डायमेंशन सेम हो गया तो इन दैट केस क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन इज करेक्ट। तो ये भी इक्वेशन आपकी करेक्ट हो गई, ठीक है ना। अभी देखिए ये दोनों रिलेशंस आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा भी रिलेशन अभी बताता हूं, एक कंडीशन और भी बताता हूं अभी आपको। देखिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है, समझिएगा इसको ध्यान से। लेट f इज इक्वल टू ax प्लस bt स्क्वायर माइनस ct। लेट से कुछ भी लिखा है, रैंडम ऑर्डर में कुछ भी लिखा है, ठीक है ना, रैंडम ऑर्डर में है ये। अब मुझे बोलता है वो, ये समझाना चाहता हूँ मैं, ये इलस्ट्रेशन है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है ये। यहाँ पर हमको ये बोलता है कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। मान लीजिए हमको एक इलस्ट्रेशन दिया है और उसमें ऐसा कुछ रिलेशन लिख के दिया है, f इज इक्वल टू ax प्लस bt स्क्वायर माइनस ct, और वो बोलता है ये इक्वेशन हमारी करेक्ट है। तो इसका क्या मायने है, इसका मायने क्या है, सुनिए। अगर कुछ भी रिलेशन इस तरीके का लिखा होगा, इसका ये मतलब है कि डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ax इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct, ठीक है ना। ये ध्यान से सुनिए, दोबारा से समझिए इस बात को। क्या लिखा है मैंने कि ये तीन क्वांटिटी को प्लस करके फोर्स आ रहा है, f को लेट कर लेते हैं, चलो ये फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, लेट कर लिया कि f जो है वो फोर्स है। क्वेश्चन में गिवन था या इलस्ट्रेशन हमको गिवन था कि ये भाई इस टाइप की कोई इक्वेशन दी है और ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो इससे आप क्या समझते हैं, इस इक्वेशन से आप क्या समझे। अब सुनिए, अगर तीन क्वांटिटी को प्लस या माइनस करके, यहाँ पे प्लस हो रहा है यहाँ पे माइनस हो रहा है, अगर तीन क्वांटिटी को एल्जेब्रिक सम करके फोर्स लेके आ रहे हैं, इसका मतलब वो तीनों क्वांटिटी कौन सी हैं, वो तीनों क्वांटिटी भी फोर्स हैं, क्योंकि फोर्स के साथ फोर्स ही ऐड हो सकता है और फोर्स के साथ फोर्स ही माइनस हो सकता है। फर्ज करिए ये 10 न्यूटन है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ax की वैल्यू 10 न्यूटन, bt स्क्वायर की वैल्यू 2 न्यूटन और ct की वैल्यू 6 न्यूटन, लेट से। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ से आप समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। 10 + 2 कितना हुआ, 12, 12 - 6 कितना हुआ, 6। आंसर क्या आया, 6 न्यूटन। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वी आर कंसर्न्ड विद यूनिट, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द नंबर। अब यूनिट क्या है, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, और फाइनल आंसर क्या आ रहा है, न्यूटन। तो इसका मतलब ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और फाइनल आंसर भी उसका फोर्स है। अब अगर गौर करो आप, न्यूमरल वैल्यू वेरी कर सकती हैं, लेकिन एक छोटी सी बात तो समझने की ये है ना कि अगर मैं 2 kg + 3 मीटर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 3 kg + 2 मीटर, चलो ऐसे कर दिया हमने। क्या kg में मीटर, मीटर में मतलब क्या हुआ लेंथ, kg का मतलब क्या हुआ मास, मास के साथ क्या लेंथ ऐड हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दे आर नॉट लाइक क्वांटिटीज। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, ये अनलाइक टर्म्स हैं, मास के साथ कभी लेंथ ऐड नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे लिखा होता 3 kg + 2 kg, तब उसका आंसर क्या बनता, 5 kg। क्लियर है। बस यहाँ पर भी यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई इस टाइप की रिलेशन हमको गिवन है और वो रिलेशन एक्यूरेट है, तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी टर्म्स उसमें लिखी हैं, 1, 2, 3 और 4, जितनी भी टर्म्स उसमें लिखी हैं, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तभी वो इक्वेशन एक्यूरेट हो सकती है, अदरवाइज कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना।